अब बात आती है कि अगर आपके नंबर 135 नंबर से लेकर अगर 450 नंबर के बीच का है तो हमें अब क्या प्लान करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर एमबीबीएस के लायक मार्क्स अगर मेरे नहीं आ रहे हैं, नहीं आने वाले हैं, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या है कि कुछ तो ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट में जो कम मार्क्स पे ले लेते हैं एडमिशन, लेकिन उधर क्या होता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे ख्याल से, जिनकी फाइनेंस उतनी अच्छी नहीं है उनके लिए। अब बात, अगर एमबीबीएस नहीं हो पा रहा था, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा जो एक सजेशन रहता है वो होता है किसका, BAMS का, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा का। क्योंकि ये जो कोर्स अभी के टाइम पे है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ रहा है और इसकी वैकेंसी वगैरह भी बहुत अलग टाइप से आ रही है और सिलेबस वगैरह भी काफ़ी अच्छा अपग्रेड कर दिया गया है। तो आप समझो कि कुछ कॉलेज जैसे 26 कॉलेज ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट की हैं और 7 कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की हैं। तो अगर आपके नंबर 410 नंबर से ऊपर के हैं, कैटेगरी अगर आपके OBC हैं, EWS है या जनरल है, तो भी आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 325-330 नंबर से ऊपर वाले को भी क्या होता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो इस मार्क्स पे अगर आप आ रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, क्या क्या हमें बना के रख लेना है, मैं ये सब बताने वाला हूँ भी आपको। तो बिल्कुल वीडियो पे अगर नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियो होने वाली है जो आपकी यूज की होंगी। साथ में क्या करना, जब वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, जिस समय हम लोग नीट की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने कैटेगरी फिल नहीं करा है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं बने थे तो किसी के कुछ नहीं बना था। जैसे मान लो आप OBC से हो या EWS से हो या SC से हो या ST से हो, और आपने क्या करा है, NTA के फॉर्म भरते टाइम पे, नीट के फॉर्म भरते टाइम पे आपने उन्हें बताया ही नहीं कि आप इस कैटेगरी से हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भले ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आप अपने कैटेगरी को दोबारा नहीं बता सकते उनको। लेकिन अगर आप स्टेट में फिर से अपने जो होम स्टेट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो काउंसलिंग के लिए, तो आप वहाँ पे उसे सुधार कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि वहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। अगर बात हम लोग करें किसकी, आयुर्वेदा की, तो क्या है, ayush.mponline.gov.in पे होता है। ये इसकी वेबसाइट है आयुष वालों के लिए। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट हम जिस समय रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, उस समय हम लोग अपने कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, मेरे पास उस कैटेगरी के, उस डोमिसाइल के, मतलब जातीय, आवासीय और इनकम मेरे पास कंप्लीट होने चाहिए। क्या, नए डेट का, ये याद रखना, नए डेट का। ऐसा नहीं कि पुराना हैंड राइटिंग वाला नहीं चलता, अब सब डिजिटल चलने लगे हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तब उसे ठीक करा लो, क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो नॉर्मल सी बात है, बाद में फिर से वंचित रह जाओगे। और आप इतने समझ लो कि कैटेगरी से बेनिफिट लेने पे ना आपको लगभग 30 से 40 नंबर के ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लो कोई कॉलेज जनरल के लिए अगर 455 क्लोज हो रहा है, तो आपके लिए, अगर आप OBC से हो तो आपके लिए वो कॉलेज 422 पे क्लोज हो जाएगा, EWS वालों के लिए 436 पे क्लोज हो जाएगा। ऐसे बेनिफिट मिलता है। ऐसे करके प्राइवेट में भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर कैटेगरी फिल नहीं करते हो तो कहानी ये अटक जाती है कि आपको फिर क्या होगा, स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और जो बच्चे बाहर के हैं वो इधर आप काउंसलिंग करने अगर मध्य प्रदेश में आप आते हो तो आप यहाँ जनरल में काउंट होते हो, और जो 15% सीटें एक्स्ट्रा दी जाती हैं बाहर वालों के लिए, उसमें आपको सीट दिया जाता है और पहला मौका मिलता है ऑल इंडिया आयुष में, ठीक है। ऑल इंडिया आयुष से कोई सीट अगर खाली बच जाती है तो बाद में फिर से इधर आपको दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र वगैरह की या MP से बाहर की, तो बहुत टफ कंडीशन हो जाते हैं कॉलेज मिलने की। तो थोड़ा सा आसान तो होता है MP में, लेकिन पैसे आपके ज़्यादा लग जाते हैं। कैसे क्या कहानी होती है, कैसे क्या कॉलेज चार्ज करता है, कहाँ बेवकूफ़ बनाता है, किस कंडीशन से हमें बच के रहने चाहिए, मैं ये सब बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डले हुए हैं, वहाँ सब चाहो तो मुझे मैसेज कर लेना या उसी नंबर पर मुझे कॉल भी लगा सकते हो। हालांकि थोड़ा सा क्या दोस्तों, कॉल ज़्यादा आती हैं तो रिप्लाई तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे ये जो नंबर है वो 4 साल से यही नंबर डले हुए हैं, तो नंबर से बात है, कॉल थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप ये समझो, अभी आप ये तो हो गया। अब बात आती है कि कैसे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा आगे कि किस कॉलेज की कटअप क्या रहते हैं और किसके क्या फीस है प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि mpayush.mpionline.gov.in पे इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट के साथ हमें कहाँ आना पड़ता है, खुशीलाल कॉलेज भोपाल में। वहाँ क्या होता है, मेरा वेरिफिकेशन होता है। हालांकि जिस समय हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय हमें ये ऑप्शन मिलता है, 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से कोई एक ऑप्शन हमें और टाइम चॉइस करना होता है, डेट और टाइम, कि हम किस डेट पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उस डेट पे आपको वो प्रिंट आउट लेकर साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे लेकर के आपको आने पड़ते हैं। अगर आप MP से बाहर के बच्चे हो फिर भी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट वाला में। लेकिन बस बात इतनी रखना कि पूरे मार्कशीट, सेम मार्कशीट पे जो नेम लिखे हैं वो सेम होने चाहिए, आधार कार्ड पर सेम होना चाहिए और नीट के मार्कशीट पर सेम होने चाहिए। अगर
गड़बड़ हो रहा है ये, तो एक नोटरी बना के पहले से लेके आ जाना, नहीं तो फिर आप क्या होगा, दिक्कत होगी आपको, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है, फिर बाद में एक दिन बाद आओगे तो फिर से आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो बोलेंगे अगले राउंड में चले जाओ। हालांकि बहुत से लोग हैं जो हेल्प कर देंगे आपको, कुछ लोग मेरे साथ भी ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह में आपकी हेल्प कर देंगे, तो कोई वेरिफिकेशन वगैरह में परेशान नहीं होना है, ठीक है। बात आती है वेरिफिकेशन होने के बाद, जैसे वेरिफिकेशन करते हो चॉइस फिलिंग का एक डेटा आता है। हालांकि चॉइस फिलिंग से पहले एक मेरिट लिस्ट निकलता है और हमें उसमें दिख जाता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई करा और किसने कितने मार्क्स है और कौन किस कैटेगरी से आता है। वो देखने के बाद मुझे एक टारगेट समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स पे अगर ये मिल रहा है, कैसे कैसे क्या कहानी होनी है, ये समझ में आने लगता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम करेंगे। चॉइस फिलिंग कैसा क्या होता है, क्योंकि कुछ कॉलेज तो अच्छे हैं, कुछ बहुत ही खराब है, तो ऐसे कॉलेज को हमें चॉइस करना ही नहीं है। अब ऐसा कॉलेज तो हमें चॉइस नहीं करना ना जहाँ क्लास ही नहीं चलती है और फीस एक्स्ट्रा फाइन लेते हैं, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो ऐसे से बच के रहना है। तो कौन से अच्छे कॉलेज है मैं बता दूंगा आपको। बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट आने के बाद हमें दिखता है हमें कौन सा कॉलेज मिला है। अगर जो कॉलेज हमें मिला है हमें वो पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने 10 कॉलेज चॉइस करा और आपको 6ठे नंबर का कॉलेज मिल गया, है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, 6ठे नंबर का कॉलेज आपके पास वो तब तक रहेगा अपग्रेड करने के बाद जब तक आपको 5वें या चौथे नंबर का कॉलेज आपको ना मिल जाए। मतलब रिस्क नहीं होता है कि हाँ अपग्रेड करने पर मेरा पुराना कॉलेज छीन जाएगा, नहीं छीनेगा, ठीक है। साथ में फिर भी अगर अपग्रेड के बाद आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, या जो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला वो मनपसंद नहीं मिला, तो आप चाहो तो सेकंड राउंड में फिर से जा सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और रिपोर्टिंग के लिए 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है, तो ये भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम तक हमें टीसी और माइग्रेशन रखना पड़ता है। और देखो एक बड़ी बात यह है कि यूपी में माइग्रेशन नहीं मिलता है ना, लेकिन महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि अगर आप होम स्टेट में एडमिशन लेते हो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही, तो आपको माइग्रेशन जमा नहीं करना होता है। लेकिन आप अगर एमपी आते हो तो आपको माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप ऑनलाइन आपके इधर अप्लाई होता है, आप लोग अप्लाई कर लेना, क्योंकि पोस्ट से आने में उधर पोस्टल से आते हैं तो 15 से 20 दिन का टाइम वो भी लग जाता है, और कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, और बिना माइग्रेशन के रिपोर्टिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात आती है कि अब प्राइवेट कॉलेज की कौन कौन सी ऐसी हैं जो आयुर्वेदा की बात करोगे तो सबसे अच्छा अपना कौन सा बैठता है, आरडी मेमोरियल। नो डाउट थोड़े से स्ट्रिक्ट कॉलेज है लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह प्रॉपर होती हैं। उसके बाद आता है कौन सा, एलएन, फिर आता है कौन सा, मानसरोवर, फिर कौन सा, इंदौर की शुभदीप कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इंदौर में सिंगल एक कॉलेज है तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंदौर में जो दूसरा कॉलेज है वो किसी मतलब का नहीं है, धांधली वाला कॉलेज है जो, और आरएन कपूर की बात करो तो, है। बात करोगे नीचे श्री साईं की, ये भी अच्छा है भोपाल का, ये भी पढ़ सकते हो। 2,73,000 फीस है इसके भी। इसकी कटअप 310 नंबर के आसपास जाती है। मतलब अगर आपके नंबर 310 से कम है तो बिल्कुल भी मानसरोवर ग्रुप में इंटर मत करना, क्योंकि मानसरोवर ग्रुप में 3 कॉलेज है और तीसरा कॉलेज जो है वो शहर से 25 किलोमीटर दूर है, तो वो कॉलेज आसानी से सबको मिल जाता है। और वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो इधर के नाम पे करते हैं और भेज देते हैं सबको उधर, बाद में आप कुछ कर नहीं पाओगे उनका, ठीक है। बात ऐसी आती है कि इतने कॉलेज के बाद 26 कॉलेज और कौन कौन सी है। तो देखो दोस्तों, कुछ कॉलेज तो ठीक है इसमें से, और कुछ इतने ही खराब है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मैं कस्टमाइज लिस्ट आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, और वीडियो आती रहेंगी। कभी कुछ लगे तो बीच बीच में कमेंट से पूछ लिया करना है, मेरे कमेंट से भी रिप्लाई रहते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें।